एक्सक्रेशन की जो हम लोग बात करते हैं स्क्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रेशन, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि किचन में कभी कचरा लेके नहीं जाते हैं, लेकिन डेली डेली किचन से कचरा जरूर निकालते हैं। तो डेली डेली जो किचन से कचरा निकल रहा है, अगर न निकाला जाए, अगर उस कचरे को न निकाले तो महीना में, महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद वो किचन किचन नहीं रहेगा। नहीं, कचरों का अंबार हो जाएगा वो। और उस किचन में फिर खाना बना के खाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए खा भी लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, तो कहने का मतलब कि हम लोग को डेली डेली कचरा निकालना पड़ जाता है, और वही जो निकालता है उसी को बोल रहा था होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो मैंने बताया था एक्सक्रेशन का काम करेंगे, और एक्सक्रेशन में जैसे लीवर के बारे में बात किया था पिछले क्लास में, थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने। लीवर भी एक्सक्रेशन का काम करता है, और हमारा लीवर के अलावा जो बात करेंगे तो हमारा जो है स्किन, और स्किन के अलावा जो बात किए थे तो ये सब बताया था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सब, जो कि क्या काम कर रहा है, एक्सक्रेशन का काम कर रहा है। कौन क्या एक्सक्रीट करेगा, क्या निकालेगा, उस पर भी हम लोग बात किए थे, कौन क्या निकाल रहा है। तो ये सब बात हम लोग कर लिए। हम लोग को आज जो बात करना है वो पूरा बात करना है, पूरा फोकस रहेगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर किसका किसका बना है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हम लोग जो मेनली बात करेंगे, किस पे बात करना है हम लोग को? किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग जो बात करेंगे, हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है, और उसी किडनी का ब्लड सप्लाई होगा। एक पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, और यूरेथ्रा होता है। हम लोग के किडनी में, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ मौजूद होता है। तो इसी चीज़ को अगर देखना है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको पहले। तो यहीं पे हम किडनी की बात कर रहे थे, तो 1 पेयर किडनी। तो इसमें जो सर्कुलेशन है, तो पहले एक बार सर्कुलेशन को आप देख लीजिए। ये वाला जो है सर्कुलेशन में, ये वाला जो पार्ट जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है? एरोटा, डॉर्सल एरोटा। नहीं, बोले थे आर्टरी का बाबूजी मोटा मोटा है, देखिए ये मोटा सा है। और ये आगे वाला जो है वेना कावा, ये जो मोटा वाला पार्ट है वेना कावा, जो ब्लड को लेके जाएगा। तो वेना कावा में भी बताया था सुपीरियर इन्फीरियर, याद होगा। मैंने बताया था हार्ट जो हमारा है, हार्ट के नीचे से अगर ब्लड लेके आ रहा है तो इन्फीरियर वेना कावा, हार्ट यहाँ पे है, ये हार्ट दिख रहा है आपको। तो हार्ट के नीचे से लेके जा रहा है, तो ये वेना कावा का क्या नाम है? इन्फीरियर वेना कावा। और ऊपर से लाता तो फिर सुपीरियर वेना कावा। ये सब हम लोग बात करेंगे, क्लियर। तो किडनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे किडनी पे जो फोकस करें हम लोग, तो इस किडनी को अगर गौर से देखिए, और इसका मैं सेक्शन काट दूं पहले, तो ये देखिए एरोटा, एरोटा से आया आर्टरी, और आर्टरी ब्लड को लेके गया कहाँ? किडनी में। ये देखिए किडनी का सप्लाई दिखा रहा है आपको, जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। तो किडनी में जो ब्लड लेके गया, कौन लेके गया? आर्टरी। अब किडनी के लिए टर्म आता है रेनल, तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? रेनल आर्टरी। किडनी में जो ब्लड लेके गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसके लिए? रेनल आर्टरी। तो ये रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी क्या कर रहा है? किडनी में ब्लड ले जाने का काम कर रहा है। तो रेनल आर्टरी हो गया, किडनी में ब्लड ले जाएगा भाई। अब ये आर्टरी को अगर हटा दें, ये तो ब्लड लेके गया, तो जो ब्लड ड्रेन करेगा वेन, और ये वेन जो कहलाएगा किडनी का वेन है, इसको क्या नाम देंगे? रेनल वेन। रेनल वेन जो ब्लड लेके आएगा और कहाँ डाल देगा? वेना कावा में। अब वेना कावा फिर लेके चला जाएगा कहाँ? हमारे हार्ट के राइट साइड के ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ब्रेन डाल देगा ब्लड। तो ये सब बात आपको पता है। तो फिलहाल ये बात आपको सर्कुलेशन का पता है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सर्कुलेशन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ताकि जो घिचपिट दिख रहा है आपको वो हट जाए। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हटा दिया, अब क्लीन हो गया। अब जो किडनी है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हम लोग का जो किडनी है, ये क्या होता है? 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है। ये जो यूरिनरी ब्लडर है 1 पेयर स्ट्रक्चर। नहीं, एक आपको दिख रहा है ये वाला राइट साइड का, ये राइट किडनी कहलाता है, और लेफ्ट साइड में देखिएगा तो लेफ्ट किडनी। लेकिन दोनों किडनी में अगर गौर से आप देखिएगा तो किडनी के हाइट में फर्क है। नहीं, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे दे दूं ये किडनी का, तो ये जो राइट साइड का किडनी है और ऐसे लाइट है, तो थोड़ा सा का अंतर आ गया हाइट का। लेफ्ट किडनी हमारा थोड़ा ऊपर होता है, राइट किडनी थोड़ा नीचे। अप्रोक्स 2 to 2.5 सेंटीमीटर का फर्क होता है हमारे किडनी के हाइट में।
नहीं, अब किडनी राइट वाला नीचे क्यों है, कोई तो रीजन होगा। तो राइट किडनी जो नीचे है, इसके पीछे का अगर आपको रीजन जानना है तो उसके लिए मुझे चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम के सहारे इसको बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा किडनी डाउन क्यों है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट अगर चाहें तो यहाँ से देखता हूँ निकाल पा रहा हूँ अपने, आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मसल्स वाला आपको दिख रहा है, मसल्स और स्केलेटन, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, हाथ पाँव नहीं है तो नहीं। अब देखिए, अब इसका मसल्स में हटा रहा हूँ क्योंकि मसल्स अभी मुझे नहीं चाहिए, नहीं मसल्स में हटा रहा हूँ। तो ये जो है ह्यूमन बॉडी, मसल्स हटा दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का ये आगे वाला सब पार्ट सब है, ये सब थोड़ा क्लीन कर रहे हैं हम। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा अब जूम कर रहे हैं इस पे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक बड़ा सा ऑर्गन होता है, लीवर। लीवर को गौर से देखिए, ये राइट लोब लीवर का बड़ा है और नीचे तक है, और लेफ्ट लोब छोटा है, थोड़ा ऊपर है। तो राइट साइड वाला जो लीवर है, नहीं बड़ा होने के कारण किडनी को थोड़ा डाउन किए हुए, राइट किडनी इसीलिए हमारा डाउन होता है। बैक साइड से देखिए किडनी आपको दिखेगा, ये दिख रहा है लीवर। तो किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, ये लीवर। ऐसे तो किडनी के जस्ट ऊपर बोले तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो फिलहाल हमको एड्रिनल पे काम नहीं है, मैं एड्रिनल हटा रहा हूँ, इंडोक्राइन सिस्टम का है। तो इंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे हम लोग। ये किडनी, ये किडनी, ये राइट किडनी है। और हमारा जो जस्ट इधर देखिए उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, लीवर। तो लीवर का जो लोब है हमारा, हमारा जो लीवर है, तो लीवर का राइट लोब ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, राइट किडनी को स्पेस ऊपर जाने का कम मिला। इसीलिए ये क्या कहिए, एक तरह से कह सकते हैं मोटा मोटी कि लीवर इसको दाब दिए है, राइट साइड वाले किडनी को नीचे कर दिया गया। एक तो ये हो जाता है लीवर के कारण। तो लीवर के कारण हमारा जो राइट किडनी है, राइट साइड का किडनी थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा ऊपर होता है। किडनी की जो हम लोग बात करते हैं, अगर कभी पोजीशन पूछ दे आपसे कि किडनी कहाँ है, वैसे तो अगर बॉडी में बात करें तो इस जगह, बैक साइड से इस जगह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब एग्जाम में पूछेगा किडनी कहाँ है, तो क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा और बताइए ये जगह, तो कुछ और बताना पड़ेगा। तो किडनी का पोजीशन जब भी दिया जाता है तो बैकबोन से दिया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम आपका पढ़ा हुआ है, थोरेसिक का T12, T12 ये है, T12, L1 एंड L2, ये किडनी का पोजीशन होता है। वैसे तो आपका NCERT जो लिखा है T12, L1, L2, L3 तक लिखा है, नहीं, लेकिन मेन यहाँ तक पोजीशन कवर हो जाता है। T12 भी आएगा, ये L1 आ गया, एक गड़बड़ है यहाँ से, T12, L1 एंड L2 वर्टिब्री, थोड़ा ये बनाने में गड़बड़ किया है, T12 वाले में ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, नहीं। तो ये किडनी का क्या है, पोजीशन। किडनी का अगर पोजीशन बोलेगा तो वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग इसका पोजीशन बता सकते हैं। कि थोरेसिक में जो बात करें तो T12 होगा, एक सेकेंड रुके, कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें, T12, L1, L2, अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ये किडनी का पोजीशन होता है। हमारा किडनी अगर पूछा जाए कि किस जगह पे है तो क्या आंसर कीजिएगा, T12, L1 एंड L2 वर्टिब्री जो हमारा किडनी का है वहीं। हम लोग का जो किडनी होता है रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहलाता है। क्या रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो मतलब होता है पीछे। देखिए आगे से किडनी आपको पता भी नहीं चलेगा, आगे से अगर मैं लेयर हटाना स्टार्ट करूं तो ये जैसे इंटेस्टाइन है, नहीं, ये जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, देखिए इसको हटाए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है किडनी, अभी भी किडनी आपको पूरा नहीं दिख रहा है। अब स्टमक का जो पार्ट है, ये स्टमक, पूरा स्टमक को हटाया, थोड़ा और विजन आया, नहीं देखिए थोड़ा सा और विजन आया। पेनक्रियाज भी इसके आगे ये हटा दूं तो पेनक्रियाज भी कवर किया हुआ है कुछ पार्ट, ये पेनक्रियाज वाला पार्ट है, किडनी का कुछ पार्ट ये भी है। फिर इधर हमारा ड्यूडेनम, ये किडनी जो है इधर वाला राइट साइड वाला, तो हमारा ड्यूडेनम वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, अब इसको भी हटाना पड़ेगा। मतलब एक एक करके हटाते जाए तब जाके आपको किडनी आपको देखने को मिलेगा। तो आगे से किडनी थोड़ा देखना मुश्किल है, नहीं। और अगर इसी को हम ऐसे लेटा दें, इस तरीके से लेटा के देखें तो देखिए किडनी किधर है, पीछे बैक साइड से। किडनी की जो हम लोग बात करते हैं ये क्या हो गया, थोड़ा और, नहीं। अब देखिए किडनी क्या है, बैक साइड से इधर से आपको क्या दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है,
ये लीवर वाला पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर मैं पार्ट यहाँ से हटा दूँ तो देखिए अब खाली खाली आपको दिखेगा। अब ये बीच में क्या दिख रहा है आपको? हार्ट। इधर ये क्या है? लंग्स। ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का लंग्स। तो देखिए रेस्पिरेटरी भी आपका पड़ा हुआ है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। सर्कुलेटरी भी आपका पड़ा हुआ है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, पूरा सर्कुलेटरी। अब देखिए किडनी कहाँ है? बैक साइड में चला गया। नहीं, तो आगे में क्या है? किडनी कहिए कि किडनी के आगे पूरा दूसरा है खाली स्पेस है, या किडनी किधर है? बैक साइड से। बैक साइड इसीलिए बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। हम लोग का किडनी कैसा होता है? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी होता है। मतलब आगे से किडनी नहीं दिखेगा, जब भी देखना होगा बैक साइड से। मतलब किडनी का कभी भी ऑपरेशन करना है तो आगे से नहीं कर दीजिएगा, पीछे से खोलना पड़ेगा। आगे से कीजिएगा तो ढेर सारा ऑर्गन काटना पड़ जाएगा, हटाना पड़ जाएगा। तो बैक साइड से आपको खोलना पड़ेगा किडनी का, किडनी तक पहुंचने के लिए। और मैंने क्या बोला? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। अब यही जो किडनी है, अब मैं स्केलेटन भी यहां से हटा रहा हूं ताकि और क्लीन हो जाए। अब देखिए ये जो किडनी आपको दिख रहा है, किसी एक किडनी पे बात करते हैं। ये जो किडनी है और इसका हाफ पार्ट में अगर काट दूं सेक्शन, तो किडनी का ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट मेडुला कहलाता है। ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला वाला पार्ट है। नहीं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब क्या है कि अगर मैं पूरा कॉर्टेक्स को हटा दूं इस किडनी का, अब देखिए मेडुलरी पार्ट पिरामिड शेप का है। इधर से भी देखेंगे तो क्या है? त्रिभुजा आकार या पिरामिड शेप का। तो मेडुला कैसा होता है? पिरामिड शेप का होता है। ये जो सारा दिख रहा है आपको, ये क्या है? किडनी का मेडुला है। तो ये मेडुला है। तो मेडुला कहाँ था? तो कॉर्टेक्स में था। मेन पार्ट क्या था? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ही क्या है? मेडुला। जैसे अगर इसको काटे और अगर मैं मेडुला को इधर का मेडुला हटा दूं मैं, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या मौजूद है? मेडुला। अब मेडुला क्या है? पतला सा पार्ट है, कॉनिकल पार्ट है, बोले तो पिरामिड शेप का पार्ट है। नहीं, तो ये मेडुला। तो कॉर्टेक्स में रहेगा मेडुला। अब क्या है, अगर इसी में मेडुला फिर से आ जाए, इसमें अगर मेडुला आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे, यह एक काम करता है, पूरा किडनी ही फिर ले आता है। और अब जो मैं ये हटाऊं तो जरा सा गौर कीजिए, ये तो कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट किसका है? कॉर्टेक्स। और ये वाला पार्ट मैं क्या बोल रहा हूँ? मेडुला। नहीं, कॉर्टेक्स और मेडुला का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेडुला को गौर से देखिएगा तो बीच बीच में क्या घुस गया है? कॉर्टेक्स। मेडुला के बीच में क्या घुसा हुआ है? कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत? एक तरह से क्या है? कॉर्टेक्स दो मेडुला को बांटने का काम कर रहा है। मेडुला 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 इसको बांटने का काम कर रहा है। तो इसका नाम दिया था रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। इसका क्या नाम है? रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। तो हम लोग बोलते हैं ना बांट दिए, तो बार्टिनी है। और रेनल बोले तो किडनी का, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, घुसल है, तो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी क्या बोला जाएगा? रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी, जो इसको बांटने का काम करता है। क्लियर? तो ये किडनी के बारे में बात किया। अब किडनी में ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। इसका नाम है रेनल पेल्विस। पेल्विस कीप शेप का होता है, फनल शेप का, ऊपर में इस तरह से है, देखिए, नहीं चौला, और नीचे जो आया है ये पार्ट इसका बहुत चौला है, और नीचे आया तो ये क्या हो गया? पतला, फनल शेप का, कीप शेप का। तो ये रेनल पेल्विस है। और यही रेनल पेल्विस कंटिन्यू हो जाता है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूरेटर। तो यूरेटर पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो रेनल पेल्विस है, अगर मैं रेनल पेल्विस का एरिया हटा दूं, अब किडनी को गौर से देखिए तो अंदर से क्या है? खोखला वाला पार्ट, इसको हाइलम या हाइलस बोला जाता है। ये पूरा पार्ट ही हाइलम या हाइलस कहलाता है ये। लेकिन क्या है कि अगर मैं 2D में बात करूं, 2D में, 2 डायमेंशन में, हम एक एरो यहां दे देते हैं और लिख देते हैं कि यही हाइलम है, हाइलस है। यही जो पार्ट है अंदर में जहां पे रेनल पेल्विस है, इवन ब्लड जो घुसता है यही हाइलम रीजन से घुसता है। मतलब घुसने वाला आर्टरी रेनल आर्टरी, और यहीं से जो निकल के आएगा रेनल वेन। तो आर्टरी और वेन भी कहीं यहीं से घुसता है। जैसे इस किडनी का अगर हाइलम या हाइलस वाला पार्ट देखना है तो इसमें देखिए आप यहाँ, और इसको मैं अगर हटा दूं तो देखिए गैप। तो यही जो पार्ट आपको अंदर में दिख रहा है, तो हाइलम या हाइलस बोला जाता है। और इसी से क्या घुसा रहेगा? एक तो रेनल पेल्विक, ये जो आप, सॉरी, ये जो है यहाँ रेनल पेल्विक, और इसी से आर्टरी और इसी से वेन। आर्टरी जो ब्लड लेके घुसेगा, अब वेन जो ब्लड लेके इससे बाहर निकलेगा। क्लियर है? अब क्या है कि यही जो है कंटिन्यू जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है,
पाइपलाइन, यूरेटर, ये क्या कहलाता है? यूरेटर। तो किडनी दो है, किडनी दो है, रेनल पेल्विस भी दो है, तो यूरेटर भी कितना है? दो है, दोनों पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। और यही यूरेटर नीचे की ओर आएगा, और ये जो हमारा है यूरिनरी ब्लडर, नहीं ये क्या है? यूरिनरी ब्लडर। तो यूरिनरी ब्लडर में हमारा यूरिन क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। किडनी जो यूरिन बनाता गया, जो फिल्टर करता गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये यूरिन इसमें यूरिनरी ब्लडर में हमारा भरता चला जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या हो जाएगा? भरता चला जाएगा। नहीं, और इसी में जो यूरिन भराएगा, भरेगा, जब पूरी तरह से भर जाएगा तो इसमें स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंस्फिंक्टर मसल्स। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, इंटरनल इंस्फिंक्टर मसल्स ये जो है ये राउंड राउंड होता है चारों साइड से। ये मसल्स हमारे विल पावर पे डिपेंड नहीं करते, हम लोग ब्रेन से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यूरिनरी ब्लडर भरेगा ये खुलने लगेगा, ये जैसे खुलने लगेगा तो बाहर में एक एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स है, वो इसको कंट्रोल करेगा। नहीं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स है ये हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है। इससे हम लोग क्या करेंगे? उसको दाब देंगे, दाब देंगे। यूरिनेशन आपका लगा हुआ है, तब तक में क्या खोजते हैं हम लोग? बाथरूम खोज रहे हैं। अब जहां तक हम लोग यूरिनेशन नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर प्लेस चाहिए हम लोग को, जगह चाहिए। और जैसे प्रॉपर प्लेस पे जाएंगे तो ब्रेन से इसको रिलैक्स कर देंगे, और जैसे रिलैक्स करेंगे यूरिन तो उधर खुला हुआ था ही, सारा यूरिन यूरिथ्रा होते हुए पास आउट हो जाएगा। सारा यूरिन हमारा जो है यूरिनरी ब्लडर में जो है यूरिथ्रा होते हुए पास आउट हो जाएगा। ये फीमेल का है, इसीलिए यहाँ पे यूरिथ्रा छोटा है। फीमेल में जो हम लोग बात करते हैं यूरिथ्रा, मतलब यूरिन का ओपनिंग अलग होता है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ओपनिंग जो वेजाइनल ओपनिंग होता है ये अलग होता है। ये जो नीचे वाला ओपनिंग दिख रहा है ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यही वेजाइना है, या बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नहीं, फीमेल में ये नीचे वाला जो ओपनिंग है वेजाइना है, और ऊपर वाला क्या है? यूरिथ्रा। तो ऊपर वाला यूरिथ्रल ओपनिंग हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? वेजाइनल ओपनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूरिथ्रल और वेजाइना। तो फीमेल का यूरिनरी ट्रैक अलग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक अलग है, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है। मेल का यूरिथ्रा होके ही निकल जाता है क्या? सीमेन। जैसे मेल के केस में अगर हम लोग बात करें, इसमें मेल वाला, अगर मेल वाला हम लोग पार्ट निकाले इसमें, तो ये देखिए मसल्स पूरा ले आता हूं, इसको हटाया, और स्केलेटन भी पूरा ले आता हूं, इसको भी हटा दिया। ब्लड वाला जो दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ब्लड में एक चीज और दिखा ही देते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। पहले तो इंडोक्राइन वाला सिस्टम हटा देता हूं पहले। देखिए हाइलम या हाइलस रीजन में ही मैंने क्या बोला था, यहीं से ब्लड भी सर्कुलेट जाएगा। ये आर्टरी जो इसी रीजन से घुसा हुआ है अंदर, नहीं इसी रीजन से, तो मैं एक काम करता हूँ, किडनी का हाफ पार्ट काट के हटाता हूँ। अब देखिए वही हाइलम या हाइलस रीजन से घुसा हुआ है, कौन? आर्टरी। और वेन भी वहीं से निकला है, देखिए वेन भी वहीं से, हाइलम और हाइलस रीजन से। और ये क्या है? रेनल पेल्विस। तो फिर वही बात, किडनी जो यूरिन बनाएगा पेल्विस होते हुए कहाँ जाएगा? पहले ब्लड वाला हटा दूं पूरा, अब क्लीन हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लडर में। देखिए यूरिनरी ब्लडर में आएगा, तो यूरिनरी ब्लडर में तो आ गया, ये मेल वाला है, तो यूरिनरी ब्लडर में जाके स्टोर हो जाएगा यूरिन हमारा। उसके बाद मेल में क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए इंस्फिंक्टर मसल्स होता है, ये इससे ऊपर, ये है इंटरनल इंस्फिंक्टर मसल्स। तो मेल में भी सेम बात है, इसको कोई भी मेल ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे यूरिनरी ब्लडर स्ट्रेच होने लगेगा तो ये खुलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे खुलना स्टार्ट करेगा तो यूरिन बाहर आने लगेगा। लेकिन इसके मेल में जो हम लोग बात करें, ये वाला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल के केस में ये प्रोस्टेट है, और सबसे ज्यादा कैंसर मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी ग्लैंड का कैंसर सबसे ज्यादा मेल में होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। फीमेल में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, याद रखिएगा ये डाटा। देखिए यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर है प्रोस्टेट के जस्ट नीचे, ये है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल्स। इसी एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर मसल से मेल कंट्रोल कर पाता है, किसको? यूरिन को। तो यूरिन जो पास आउट होगा इधर से आएगा, इधर आ जाएगा, और मेल क्या करेगा? पेनिस होते हुए, मेल का ये जो है पार्ट पेनिस वाला पार्ट है, तो पेनिस में आगे जो टिप पार्ट पे होता है इसको बोलता है ग्लांस पेनिस। नहीं, तो ग्लांस पेनिस को हटा दिए, तो ये वाला पार्ट जो नीचे के पार्ट से आता है, पेनिस का ही पार्ट होता है, पेनिस के बॉडी वाला पार्ट, तो ये यूरिथ्रा है। तो मेल में यूरिथ्रा का लंबाई भी ज्यादा होता है। लेकिन मेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अगर आप देखिएगा मेल में, तो ये होता है टेस्टिस, जैसे इधर वन पेयर टेस्टिस मेल में मौजूद होता है, और इसी टेस्टिस में मेल का बनता है स्पर्म। मेल में टेस्टिस होता है, और ये टेस्टिस का ये जो पार्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल 12 में पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिर ये सेमनीफेरस टिब्यूल, यही सेमनीफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनता है।
और वो स्पर्म बनने के बाद ये डाल देगा कहाँ पे, एपिडेमिस में। ऐसे तो बीच में और भी पाथ है, तो जब डिटेल करेंगे तो देखेंगे हम लोग। फिर क्या है, एपिडेमिस के बाद ये क्या आ जाएगा, ये भास डिफरेंस कहलाता है, भास डिफरेंस। नहीं, और ये भास डिफरेंस जो आया, ये जाके प्रोस्टेट ग्लैंड में ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजुकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड में देखिए, यूरिन जो आ रहा है ये भी प्रोस्टेट को क्रॉस कर रहा है, और सीमेन भी आके यहीं पे मिल जा रहा है। यहाँ पे दोनों का कनेक्शन है, इजुकुलेटरी डक्ट होके आ गया। अब देखिए इजुकुलेटरी डक्ट होके आया, अब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल से एक तो यूरिन को तो कंट्रोल कर ही रहा है, प्लस इसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो जब सीमेन को निकलना होता है, यहाँ के बाद स्पर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ से जैसे नीचे आएगा स्पर्म सीमेन कहलाता है। नहीं, इससे पहले स्पर्म कहलाता है, इसमें घुसने से पहले स्पर्म था, इसमें घुस गया तो कहलाएगा सीमेन। तो सीमेन जो मेल बाहर करेगा और यूरिन जो बाहर करेगा, दोनों का पाथ एक ही है, दोनों का ओपनिंग एक ही है, और दोनों कहाँ से करेगा, रिथ्रा होते हुए पास आउट होगा। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक सेम ही होता है। मेल में रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक दोनों कॉमन होता है, फीमेल का दोनों अलग अलग होता है। नहीं, जैसे इसका और पार्ट अगर मैं हटा दूं, लेयर से हटा के दिखाऊं अगर, तो ये देखिए पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये पूरा यूरिथ्रा ही है। तो मेल में यूरिथ्रा लंबा सा होता है। एक्चुअल में मेल के यूरिथ्रा को 3 भाग में बांटा गया है, तो उतना डिटेल आपको यूरिथ्रा पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम लोग उधर जा नहीं रहे। देखा है, तो ये चीज हो गया। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो एक तरह से कहिए कि थोड़ा बहुत कंट्रोल इजुकुलेशन का यहाँ पे कंट्रोल होता है। अलग बात है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता मैं इसको, यूरिन को कर लेगा लेकिन सीमेन को नहीं। और यही रीजन है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी आ गया यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि जिस समय सीमेन निकलना है उस समय यूरिन भी निकल के आ जाएगा, जब यूरिनेशन होना है सीमेन भी निकल के आ जाएगा। तो मेल में ये सब प्रॉब्लम आता है, और इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का दिक्कत है। और पूरे वर्ल्ड वाइड जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर ही मेल में सबसे ज्यादा होता है। नहीं, मेल में सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारा मेल का प्रॉब्लम होता है कि यूरिनेशन भरा हुआ था लेकिन पूरी तरह से ब्लडर खाली नहीं हुआ, लगेगा अटक गया। तो अटक गया तो फिर वहाँ इंस्फिंक्टर मसल्स का कहानी है, इंस्फिंक्टर बंद कर दिया उसको। तो मेल को लग रहा था कि नहीं और यूरिन होगा लेकिन अटक गया। ऐसे ये चीज़ फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी इंस्फिंक्टर मसल्स का गड़बड़ी है तो फीमेल में भी होगा, लेकिन प्रोस्टेट का गड़बड़ी है उसके कारण भी होगा, तो फीमेल में प्रोस्टेट होता ही नहीं है। तो मेल में ये चीज़ थोड़ा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हम लोग जो किडनी की बात कर रहे हैं, थोड़ा और आइए डिटेल बात करें इस पे। किडनी, पहले तो लंग्स हटा दो पूरा, और हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम, किडनी पे। हम लोग जो किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी का कुछ अपना लेंथ होता है, लंबाई होता है, कुछ चौड़ाई होता है, कुछ मोटाई होता है। किडनी का जो लेंथ होता है लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 cm। हम लोग का जो किडनी है, एक मुट्ठी अप्रॉक्स, यही एक मुट्ठी के बराबर, 10 सेंटीमीटर लंबा। अब लंबा है तो चौड़ा भी कुछ होगा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और थिकनेस भी उसका कुछ होगा। लंबा, चौड़ा, चौड़ा ये होगा लंबा, सॉरी, लंबा, चौड़ा, और ये मोटाई, थिकनेस। जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई है, और चौड़ाई ये हो जाएगा, और मोटाई ये है। तो 10, 5, 3, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। हम लोग का किडनी का वेट की अगर बात करें तो लगभग 125 से लेके 170 ग्राम का होता है। हम लोग का किडनी का जो वेट होता है 125 से लेके 170 ग्राम का होता है। किडनी का अगर ये सरफेस को देखिए, बाहर वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, सरफेस को क्या बोलेगा, कॉन्वेक्स। और अंदर वाला सरफेस थोड़ा अंदर धसा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव। तो अंदर वाला जो होता है कॉनकेव सरफेस, और बाहर वाला जो होता है कॉन्वेक्स सरफेस होता है। किडनी में और भी बात है, अगर इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो ये वाला पार्ट कॉटेक्स, ये वाला पार्ट मेडुला, और कॉटेक मेडुला को जो बांटा तो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिन। वैसे इसके सामने भी कुछ कुछ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेनल कैलिक्स, रेनल कैलिक्स। रेनल कैलिक्स को देखना है तो इसमें उतने अच्छे से नहीं दिखाया है, तो मैं फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे किडनी का, नहीं, तो हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं।
तो किडनी बाहर से कॉन्वेक्स और अंदर से थोड़ा धसा हुआ पार्ट रहेगा कॉनकेव। नहीं, एक तो ये पार्ट। अब क्या है, जो किडनी का हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो बताया कॉर्टेक्स और मेडुला। तो मान लीजिए हम इसमें मेडुला पहले बनाते हैं। तो मेडुला में मैंने क्या बोला, पिरामिड शेप का होगा, इस तरह का। नहीं, इस तरह का पिरामिड शेप का होगा मेडुला। तो ये पिरामिड शेप का होता है मेडुला। बोले तो त्रिभुजा आकार, पिरामिड शेप करने का मतलब है त्रिभुज के आकार का। ये जो इस तरह से है, ये सब मेडुला है। थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया। ये जो पार्ट है इस तरह से। नहीं, तो ये इस तरह से क्या है, मेडुला, या मेडुलरी पिरामिड भी बोलता है, मेडुला है। तो चलिए इसको लेवल भी कर देते हैं। नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। यहाँ पे जो बात करेंगे, नहीं, मेडुलरी पिरामिड। तो ये पिरामिड हो गया। अब बाहर से जो है, या पूरा जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो तो कॉटेक्स है। नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा दिखाना होगा, इस तरह से लाइनिंग दे के हम दिखा रहे हैं। ये सब पार्ट क्या है, कॉटेक्स। ये जो है बाहर वाला पार्ट सारा क्या कहलाएगा, कॉटिकल पार्ट कहलाता है, कॉटेक्स है। ये सब कॉटेक्स वाला पार्ट है। नहीं, और यही कॉटेक्स वाला पार्ट में कुछ कॉटिकल पार्ट जो इसको बांट दिया है, ये कॉटेक्स ही है, इसीलिए सेम कलर यूज किया मैं। और इसी का नाम क्या है, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी, बांटने का काम कर रहा है, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। चलिए, तो देखिए बाहर वाला तो ये कॉटेक्स है। अब पूरा लिखना है तो रेनल कॉटेक्स भी लिख सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो इसको बांटा है, तो क्या लिखेंगे, रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। रेनल, फिर क्या, कॉलम ऑफ बार्टिनी, बार्टिनी। नहीं, तो रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी। अब जो है रेनल पेल्विस भी एक मैंने बताया, रेनल पेल्विस होगा। और ये जो पहले तो कनकेव वाला जो सरफेस है, हाइलम या हाइलस बोला जाता है, जान के थोड़ा नीचे बना है। नहीं, क्या बोलेंगे, हाइलस या हाइलम। और पेल्विक रीजन जो है, या पेल्विस जो हम लोग बोल रहे हैं, तो यहीं से कहिए कि ऐसे अटैच होगा, और ये इधर से ये इस तरह से आएगा और नीचे की ओर चला जाएगा। ये पेल्विक वाला रीजन है। नहीं, तो रेनल पेल्विस का हम लोग जो रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये इसी को क्या बोल रहा है, जल्दी बताइए, रेनल पेल्विस, PLVIS, रेनल पेल्विस। ठीक, रेनल पेल्विस। और यही रेनल पेल्विस जो कंटिन्यू हो जाएगा, तब तो हम लोग उसको यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं। लेकिन एक चीज और, अब जरा गौर कीजिए, यहाँ ये वाला भी पोर्शन है कुछ, ये दोनों के बीच में भी पोर्शन है, रेनल कॉलम और बार्टिनी के बीच। ये वाला जो पोर्शन है, माइनर कैलिक्स कहलाता है। इसका नाम दिया था माइनर कैलिक्स। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, इधर लिख दो। अब देखिए, ये दोनों से पोर्शन से अगला जो आएगा, जैसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे इस जगह एक्चुअल में ये रेनल कॉलम ऑफ बार्टिनी जो होता है ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट होता है। नहीं, थोड़ा और बढ़ा ही देता है। तो कहीं छोटा भी हो सकता है, कहीं बड़ा भी है। अब देखिए, यही जो दो माइनर कैलिक्स है,
यही जब आएगा आगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा जिसको हम लोग मेजर कैलिक्स भी बोल देंगे, और माइनर और मेजर कैलिक्स मिला के लोग कैलिक्स भी बोल के निकल लेता है। क्या बोल के निकल लेता है? कैलिक्स भी बोल के निकल लेगा। नहीं तो ये चीज हो गया। ये एक किडनी का कट सेक्शन में दिखा रहा हूं। नहीं, ये किडनी का क्या बताया, एक कट सेक्शन है जिसमें रेनल कोलुम ऑफ बार्टिनी दिखाया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये सब दिखाया। ये जो किडनी है, हम लोग का जो किडनी होता है उसमें जो मेडुला वाला पार्ट होता है, मेडुलरी पिरामिड, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो जरा सा देख के बताइए टेक्निकली ये फिगर गलत है या सही? गलत है। क्यों गलत हो गया? 7 ही है तो गलत हो गया फिगर। तो आपको क्या करेगा, 4 को किडनी का दे देगा ऐसे ही बना के, अब बोल देगा कि कौन किडनी सही है कौन गलत है। नहीं, हम लोग में जो मेडुला वाला होता है तो मिनिमम 8, अगर एक मैं और मेडुला बना दूं, नहीं एक मेडुला जो और बना दूं यहाँ, ये जो इस तरह का चीज एक और बना दूं तो यही किडनी टेक्निकली फिगर सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक कम है तो गलत है। अगर 12 की जगह 13 बना दूं तो भी गलत है। 8 से 12। खरगोश सब में एक गो होता है, मेडुलरी पिरामिड खरगोश में एक ही गो होता है, किडनी 2 गो होता है, पिरामिड एक होता है। हम लोग में 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होता है। बच्चों ये जो किडनी है यही किडनी है, यही किडनी की बात कर रहे हैं। और यही किडनी का जो यूनिट है, इसका यूनिट अगर कोई भी पूछे तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही हम लोग को पढ़ना भी है। हम लोग को किडनी का यूनिट ही पढ़ना है, नेफ्रॉन पढ़ना है। मेन फोकस हमारा वहीं पे रहेगा। नेफ्रॉन में ही यूरिन बनता है, नेफ्रॉन। तो जो यूरिन बनेगा वो बनेगा नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में बनने के बाद यूरिन आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास। इसके पास सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है कहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड का पेपिला वाला रीजन। अब पेपिला वाला रीजन कौन है सर? पेपिला वाला तो दिखाया नहीं मैं आपको। तो पिरामिड में जो पेपिला वाला रीजन होता है टिप पार्ट होता है, ये पेपिलरी कहलाता है, पेपिलरी पिरामिड, पेपिला, इसका जो टिप पार्ट है। फाइनली कहाँ जाता है? ये पेपिला वाला रीजन। नहीं, ये जो है इसमें ये पेपिला, पेपिला होते हुए कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स। यूरिन जो बनेगा पेपिला में, तो अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए माइनर कैलिक्स में आएगा। माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? मेजर कैलिक्स में घुसेगा। मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस से कहाँ जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर से कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा होते हुए, यूरेथ्रा से पास आउट कर देंगे, हम बोले तो इन्वायरमेंट में डाल देंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है? तो अगर पाथ पूछ दे यूरिन का तो बना कहाँ? नेफ्रॉन में। बना कहाँ? नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में बनने के बाद कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है डक्ट ऑफ बिलानी में, बात करेंगे आगे डक्ट ऑफ बिलानी। डक्ट ऑफ बिलानी के बाद आएगा माइनर, सॉरी, पेपिला वाला रीजन, देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स। तो माइनर मेजर अगर आपको ना करना है तो डायरेक्ट कैलिक्स लिख दीजिए। नहीं, फिर कैलिक्स के बाद आपको पता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आएगा। तो ये तो हो गया इधर। हमारा जो किडनी है, यही किडनी यूरेटर, यही यूरेटर क्या करेगा? यूरिन को लाएगा और कहाँ डाल देगा? हमारे यूरिनरी ब्लडर में ही लेके आएगा। तो एक साइड हम बना देते हैं, ऐसे तो दोनों साइड हमारा ब्लडर होगा, मतलब दोनों साइड में कनेक्टेड होगा। लेकिन गड़बड़ हो रहा है, एक काम करता है ना, पूरा मज़ा नहीं आ रहा है बनाने में, मतलब उसमें कुछ बात और भी करना है। इसको थोड़ा खींच लेता है ना इधर साइड में, पाइपे तो है, किधरों खींच लीजिए। ऐसे इतना रहता नहीं है खींचा हुआ, मान लेना। ब्लडर यहाँ बना है, ये है यूरिनरी ब्लडर। ठीक, तो ये जो आएगा ये इसमें घुसा, और इधर से एक और रहेगा, दोनों रहेगा। तो ये कहाँ? यूरिनरी ब्लडर, ये जो नीचे है ब्लडर, और ब्लडर में ही यहीं से कंटिन्यू क्या हो जाएगा? यूरिथ्रा।
लेकिन यहां पे मैंने बताया स्फिंक्टर मसल्स इंटरनल, थोड़ा दूर पे एक्सटर्नल, ये बात पता है आपको, तो यहां पे आएगा। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लडर होता है, तो एक्सटर्नली जो ब्लडर होता है बाहर से जो बना हुआ है, ये बना होता है डेट्रायसर मसल्स का, मसल्स SCLES, नहीं, इस मसल्स का बाहर से बना होता है। लेकिन अगर अंदर से बात करें, अंदर, अंदर से भी कोई कुछ होगा यहाँ, अंदर से जो बना होता है ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम का बना होता है, या यूरोथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलता है इसको? ट्रांजिशनल इपिथेलियम या यूरोथेलियम। अंदर से जो बना हुआ है इसका नाम क्या है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। या इसी का एक दूसरा भी नाम है यूरोथेलियम। अच्छा खासा स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होता है। जो हमारा यूरिन बनेगा, तो यूरिन तो नेफ्रॉन में बन के आया, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट होते हुए इधर पास आउट करेगा यूरिन, और यही यूरिन आते आते, नहीं, कहाँ जाएगा? हमारे कलेक्टिंग इसमें आ जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में। ये जो फिगर है किसका है? यूरिनरी यूरिनरी ब्लडर की बात कर रहे हैं, उसमें यूरिन स्टोर हो जाएगा। अब जो यूरिन इसमें स्टोर होने लगा तो यूरिन जो इसमें स्टोर होएगा, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? इसको स्ट्रेच करेगा, और ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम, इसके कारण इसका स्ट्रेचिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, स्ट्रेच। और जैसे स्ट्रेच होगा, तो जैसा कि बताया, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर और इंटरनल इंस्फिंक्टर यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है यहाँ कि कैसे काम करेगा? अब यूरिन का अगर पास पैसेज पूछ दे, तो कहाँ बना था? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से कहाँ आया? कलेक्टिंग डक्ट। अब डक्ट है, नहीं, जैसे मान लीजिए दो पेन मेरे पास हो, और दो पेन को मिला के एक पेन बचे, तो क्या बोलेंगे? पेन बिला गया, खत्म हो गया। तो वही होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक, दो है, दो से ज्यादा जो है, सब मिल के एक बड़ा सा डक्ट बनाता है, पतला पतला कलेक्टिंग डक्ट, छोटा छोटा नाला मिलके बड़ा नाला बनाता है। तो वही ये बिला गया, छोटा नाला बड़ा नाला में बिला गया। तो बिला गया से याद रखिए बिलानी, नहीं, कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ आएगा? डक्ट ऑफ बिलानी। डक्ट ऑफ बिलानी के बाद पेपिला वाला रीजन में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, इरिथ्रा होते हुए पास आउट कर देना। याद हो गया? तो ये यूरिन का क्या बताया आपको? एक पाथ, एक पाथ बताया कि यूरिन का जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे होगा। एक टर्म आता है फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन, यूरिनेशन। ऐसे तो मैं बता दिया हूं, लेकिन फिर बात कर रहा हूं। यहीं पे क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग पानी पिए, तो किडनी क्या करता है? हमारा बीपी सब भी कंट्रोल करता है। देखिएगा, जिस दिन ज्यादा पानी पी लिए ज्यादा यूरिनेशन होगा, कम पानी पीजिए कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सेस है, उसको खींच के निकाल देगा बाहर। होता क्या, जैसे आप पानी पिए, तो हमारा जो वाटर है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टमक में ही। स्टमक में गया, एब्जॉर्ब, वाटर को पचने का जरूरत नहीं, स्टमक तक एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हो क्या आ गया? ब्लड में। ब्लड में आया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया, मान लीजिए आपका नॉर्मल बीपी रह रहा है, बीपी ठीक ठाक था, तो जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ा देगा। आपका बीपी बढ़ेगा तो किडनी पे प्रेशर ज्यादा बनने लगेगा। किडनी पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो सारा खेला यहाँ प्रेशर का ही है, आगे बताऊंगा मैं। प्रेशर के कारण ही ज्यादा फिल्टर कर देगा, जो एक्सेस प्रेशर बना रहा था उसको फिल्टर करके निकाल देगा। अब ज्यादा निकाल दिया फिल्टर करके, तो ज्यादा जल्दी जल्दी यूरिनरी ब्लडर भरेगा। जितना जल्दी यूरिनरी ब्लडर भरेगा, उतने ज्यादा इंटरनल वाला खुलेगा। एक्सटर्नल वाला से रोक के रखेंगे, फिर जगह पे जाएंगे, एक्सटर्नल को भी मतलब उसको जो टाइट करके रखे थे उसको रिलैक्स कर दीजिए, बाहर आ जाएगा, पास आउट हो जाएगा। इसको बोलता है फिजियोलॉजी ऑफ मिक्सचुरेशन। यूरिनेशन जो हम लोग बार बार करते हैं, तो उसके पीछे का मेन रीजन है कि ये हमारा यूरिनरी ब्लडर भर चुका है, तभी जाते हैं। प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लडर के जस्ट आगे होता है यूटेरस। तो प्रेगनेंसी में जैसे जब फुल टर्म चलता है तो यूटेरस बहुत फैल चुका होता है,
तो ब्लडर को दाब चुका होता है। इसीलिए देखिएगा प्रेगनेंसी कंडीशन में फीमेल लोग जल्दी जल्दी यूरिनेशन जाएगी, कहेगा ब्लडर हो गया छोटा, जगह है कम, नहीं तो उसको क्या होता है, तुरंत भरता है तो वहां पे खुल जाता है, खुलेगा तो बार बार यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। तो फीमेल के केस में ये चीज देखा गया। या डायबिटिक की सब के कंडीशन में भी, डायबिटीज मेल हो या फीमेल, अगर किसी को भी हुआ तो यूरिनेशन फ्रिक्वेंट होने लगता है। उसके पीछे का मेन रीजन है, डायबिटिक कंडीशन में क्या है, ग्लूकोज ब्लड लेवल, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है। तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो किडनी फिल्टर करके निकाल देगा, किडनी फिल्टर करके निकालेगा तो ग्लूकोज है, तो ज्यादा पानी को लेके आएगा, तो जितना ज्यादा वाटर को लेके आएगा उतने ज्यादा भरेगा जल्दी जल्दी, और जितने ज्यादा जल्दी भरेगा उतने ज्यादा जल्दी निकालेगा। अब ज्यादा पास आउट करेगा तो प्यास भी उतने लगेगा। तो डायबिटीज के केस में यूरिनेशन भी फ्रिक्वेंट, प्यास भी फ्रिक्वेंट, नहीं तो ये सब कंडीशन होता है। तो इसको बोला फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन। जब हम लोग यूरिनेशन करते हैं तो उसको क्या बोलता है, फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन। और इसको, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेन से हम लोग कंट्रोल करते हैं, खासकर एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स को। छोटा बच्चा इसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, एक्सटर्नल वाले को। जो छोटा बच्चा है, जो गोद में है, देखिएगा छोटा बच्चा है, गोद में हो, कंधा पे हो, बेड पे हो, फर्क नहीं पड़ता है उसको। ये वाला जहां खुला, क्या है, उसका ब्रेन डेवलप पूरा नहीं है, खोल देगा, खोल दिया तो निकल लिया, नहीं। सेम इसी तरह का चीज डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। तो देखिएगा छोटा बच्चा गोद में ये लेटरिंग भी कर देगा, नहीं हम लोग भी छोटे थे तो एक किए। अब क्या है कि धीरे धीरे जब बच्चा अप्रोक्स 1.5 साल 2 साल का हो जाता है तो लोग सिखाता है उसको, नहीं वो सिग्नल देने लगेगा, वो थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स को। नहीं देखिएगा कुछ बच्चा है, अगर गोद में है तो उतरने की कोशिश करेगा, अलग बात है बेचारा बोल नहीं पाता है कि हो क्या रहा है उसके बॉडी में, वो उतरना चाह रहा है, आप उतारिए नहीं रहे हैं, वो उतरना चाह रहा है, आप गोदी में खेले ले हैं, बेचारे को लग रहा है खोल रहा है कि निकाल जल्दी, फिर भी आप जबरदस्ती उसको पकड़ ले तो खोल देगा, ले, नहीं तभी से बोल रहे थे। तो सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ बोलेगा, सिग्नल देगा, माँ बाप जनरली उसका सिग्नल जान जाता है। नहीं जैसे मेरा ही बेटा है, तो उसका सिग्नल था कि जब भी अगर बेड पे है तो बेड से उतर जाएगा, वो गोदी में है, गोदी से उतर जाएगा, नहीं बोलता नहीं था, लेकिन हम लोग उसका टेंडेंसी समझ जाते थे। फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, अब किसी को सुसु लगल है, आप पकड़ के रहे हैं ना, रुकना नहीं नहीं, तो बंदा का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा। तो ये सब चीज है जिससे पहचाना जा सकता है, और धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है। मान लीजिए बार बार अगर कर दे रहा है, यूरिनेशन किया तो उसको बोलना पड़ता है बाथरूम में जाके करो, बाथरूम में जाके करो। एक बार में नहीं सीखेगा, बार बार बोलिए, बार बार ब्रेन सुन रहा है कि इस तरह का कंडीशन आए तो बाथरूम जाना है, नहीं तब धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इस कंडीशन में बाथरूम जाएगा, तो पैंट खोल के करना है। देखिएगा कुछ लोग क्या है, बाथरूम में चल गया पेंटे में कर दिया, छोटा बच्चा में ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये सब धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, उसका ब्रेन डेवलप करता है। एक्चुअल में 2 साल के आसपास ब्रेन 80% ही डेवलप रहता है, 80% ब्रेन का मात्र डेवलपमेंट रहता है। तो जो 2 साल के आसपास है 80% जो ब्रेन डेवलप है, तो उसमें धीरे धीरे लोग सीखता है। अब मान लीजिए आप या हम लोग बड़े हो गए, अब इस कंडीशन में आके मम्मी के गोद में बैठ के या बेड पे कर दीजिए सुसु, तो क्या होगा, पटक के मारेगी मम्मी कि बच्चा जो सिखाए थे तो सीखा क्या नहीं, नहीं। तो अभी भी इस तरह से, अभी भी बहुत सारा केस है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है जो बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको खोल देता है। बहुत लोग है सपना में ही लगता है कि सुसु कर रहे थे, अब उसको लग गया कि सपना में सुसु कर रहा है, यूरिनेशन आ रहा था, गहरे नींद में था, बस बल्ब खोल देगा, बस बेड में हो गया सुसु। तो कहने का मतलब फिजियोलॉजी ऑफ मैक्चुरेशन में यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल इसको कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? अब है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हेडिंग क्या है? मेन यही पढ़ना है हम लोग को, हमारा पूरा का पूरा फोकस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे ही होगा, नहीं पूरा का पूरा फोकस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे ही होगा। पहले एक बार नेफ्रॉन को देख लीजिए फिर बात करेंगे, पहले निकाल तो लिया। यही जो आपको दिख रहा है गोल्डन वाला, ये नेफ्रॉन है, ये यूनिट है, किडनी का यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन।
तो यही नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, एक रेनल ट्यूब बोल सकते हैं। तो रेनल ट्यूब में पूरा आ गया, फिर ग्लोमेरुलस, यहाँ लूप ऑफ हेनले, एक डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी पूछता है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे गलती कर देता है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो अलग से है, ठीक है। तो इसीलिए गौर से देखिएगा, तो नेफ्रॉन यहाँ से लेके यहीं तक दिखाया है, कलेक्टिंग डक्ट अलग से लिख रहा है, नहीं तो नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कहाँ होगा, तो किडनी में होगा। किडनी में पार्ट, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स और ये मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला कहे कि दोनों में इसका कुछ ना कुछ कहानी है। क्या कहानी है देखेंगे। दो तरह का एक्चुअली नेफ्रॉन होता है हमारे बॉडी में। नेफ्रॉन में ये वाला पार्ट, ये जो है, ये जहाँ पे उंगली हम फिरा रहे हैं, ये कहलाता है क्या, ग्लोमेरुलस, नहीं नहीं नहीं, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये वाला का कहलाएगा ग्लोमेरुलस, और दोनों को मिला के माल्फिजियन कॉर्पसल्स बोला जाता है। ये वाला पार्ट पीसीटी कहलाता है। नीचे आ जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये आ जाता है डीसीटी। यहाँ तक नेफ्रॉन का पार्ट होता है। लेकिन ये बहुत क्लियर फिगर नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा फिगर ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट है जिसको ये छोड़ दिया। वैसे एक चीज और बता दूं, ये जो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन जो किडनी में है, तो उसका लेंथ की अगर बात करें तो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। हमारे किडनी में एक नेफ्रॉन का लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 2 3 यहाँ तक। ये जो उंगली देख लीजिए ना, एक उंगली के ऊपर इतना बड़ा बड़ा नेफ्रॉन है हमारे किडनी में, 3 सेंटीमीटर। और इसका जो मोटाई होता है डायमीटर, 20 to 60 माइक्रोमीटर का होता है। इसका जो मोटाई होगा, डायमीटर की जो बात करेंगे, 20 to 60 माइक्रोमीटर होता है। नहीं, तो इसमें ये हो गया। अगर एक किडनी की बात करें तो 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारे किडनी में है। अलग बात है रैबिट में मात्र 2 लाख, हम लोग का 21 में है 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो दोनों मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे कहाँ पे मौजूद होता है, किडनी में। चलिए इसका स्ट्रक्चर खुद से बना के खुद से ड्रॉ करके देखते हैं, तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। जगह नहीं है तो अगले पेज में लेते हैं इसको, यहाँ ले लेते हैं। फिर से डालना होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या सीधे लिख देता है नेफ्रॉन, नहीं, 3 भाग में बांटा, 3 पार्ट नेफ्रॉन का। पहला पार्ट जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। इस प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में 2 बात होता है, एक होता है बोमेंस कैप्सूल प्लस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, अभी बताऊंगा कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स। ये 2 पार्ट प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हो जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी बांटा गया है। एक है यूरिन जब नीचे की ओर आएगा तो उसको बोलता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नहीं, और एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग हो गया, नीचे की ओर जाए, और एक क्या हो जाएगा इसका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तीसरा जो पार्ट इसका बांटा है डिस्टल नेफ्रॉन, क्या बोलता है, डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। डिस्टल नेफ्रॉन में एकलौता एक ही बात करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल, ये डिस्टल नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन को 3 भाग में बांटा, किसमें किसमें बांटा, प्रॉक्सिमल,
तो प्रोक्सिमल में दो बात करेंगे, एक बोमेंस कैप्सूल क्या होता है अभी देखेंगे। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल मतलब होता है पास, कन्वोल्यूटेड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ट्यूब्यूल तो जान ही रहे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, जैसे मेरे हैंड को देखिए, अगर मैं बात करूं हैंड का, इस हैंड का, तो हैंड में ये वाला पार्ट उंगली मेरे बॉडी से क्या है, दूर है। ये वाला पार्ट क्या है, दूर है। दूर है तो डिस्टल, बॉडी से दूर है डिस्टल। और हैंड का ये पार्ट आर्मपिट के रीजन में जो है, ये क्या है, मेरे बॉडी के पास है। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा प्रोक्सिमल, ये प्रोक्सिमल, ये डिस्टल। हैंड में जैसे अगर कुछ इधर का बात करना है कहेगा प्रोक्सिमल एंड ऑफ हैंड, इधर का बात करना है बोलेगा डिस्टल एंड ऑफ हैंड। तो प्रोक्सिमल मतलब पास, नहीं डिस्टल मतलब दूर। अब बोला कन्व्यूलेटेड, कन्व्यूलेटेड का मतलब टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा। कन्व्यूलेटेड की जो बात कर रहे हैं तो क्या बोलेगा, अप डाउन जो होगा तो उसी को क्या नाम दिया जाएगा, कन्व्यूलेटेड। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वो कहलाएगा कन्व्यूलेटेड। तो प्रोक्सिमल मतलब पास का, कन्व्यूलेटेड मतलब टेढ़ा मेरा, और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। नहीं, अब क्वेश्चन है किसके पास, यहाँ तो बॉडी बता दिए, तो पास और दूर है तो किसी कोई ना कोई रीजन होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जिससे पास और दूर की बात कर रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस। प्रॉब्लम अब ये है कि ग्लोमेरुलस आप जान नहीं रहे हो, किसी को बोल रहे हैं। तो चलिए, ग्लोमेरुलस नहीं जान रहे हैं तो तत्काल बोमेंस कैप्सूल तो लिखा हुआ है, वहीं पे होता है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही है ग्लोमेरुलस। तो बोमेंस कैप्सूल के अगर पास है तो प्रोक्सिमल, दूर है तो डिस्टल। क्लियर। तो फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो डिस्टल मतलब दूर का, और कन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेरा, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल। अब क्वेश्चन ये है कि सर टेढ़ा मेरा काहे हो गया। अप डाउन जो जिगजैग जिगजैग होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में हम लोग पीसीटी भी बोलते हैं। और डीसीटी, दूर का ट्यूब्यूल की जो बात कर रहे हैं, तो एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी। तो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल दोनों टेढ़ा मेढ़ा होकर सरफेस एरिया बढ़ाया है। जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइन ऐसे खींच दें, इसका सरफेस एरिया, और एक लाइन ऐसे ऐसे है, तो दोनों में सरफेस एरिया क्या हो गया, जिगजैग वाले का बढ़ेगा, इतना ही बड़ा ये भी है, लेकिन क्या है, जिगजैग का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो पीसीटी में कन्वोल्यूटेड जो है वो ज्यादा होता है, पीसीटी ज्यादा कन्वोल्यूटेड होता है डीसीटी से। नहीं, क्योंकि वहां सरफेस एरिया का जरूरत है, क्यों जरूरत है आगे बात करेंगे हम लोग उस पर। फिलहाल एक नेफ्रॉन बना के दिखाता हूँ कि नेफ्रॉन किस तरह से, एक नेफ्रॉन चलिए हम लोग बनाते हैं, और उस पर फिर बात करते हैं कि नेफ्रॉन कैसा दिख रहा है। उसको बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा नेफ्रॉन कैसा आपको दिख रहा है। क्लियर। नेफ्रॉन बनाते हैं, तो नेफ्रॉन जो बनाएंगे तो बोर्ड पे नजर रखिएगा। देखिए, एक्चुअल में नेफ्रॉन की जो हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन क्या है, ट्यूब लाइक। मान लो कि ये एक ट्यूब बना दे हम, और इस ट्यूब में अगर देखिए तो एक एंड क्या है, क्लोज, और दूसरा एंड क्या है, ओपन। ये कौन सा एंड है, क्लोज एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड क्लोज बोला जाता है, इसको बोलता है प्रॉक्सिमल एंड। और ये डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल, इधर वाला हम डिस्टल लिख देते हैं। नहीं, तो ये वाला क्या है, इधर से खुला हुआ है तो ओपन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड क्लोज है, तो मैं एक काम करता हूँ, एरो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और ये क्लोज एंड किस एंड की बात कर रहे हैं हम, प्रॉक्सिमल का, प्रॉक्सिमल एंड। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें एक उंगली डाल दूं, प्रॉक्सिमल एंड के तरफ से एक उंगली अंदर धंसा दूं, एक उंगली, तो देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा, सेम यही आएगा। लेकिन एक उंगली डाल दी है तो एक उंगली कहिए कि इसमें धंस गया, यही होगा ना। नहीं, एक उंगली अगर ऊपर से डाल दिया जाए तो इस तरह से, इस तरह से करने से क्या हो गया, दो दो गो लेयर बन गया, ये लेयर अलग, ये लेयर अलग, दो लेयर बना, आउटर और इनर। तो इसी चीज को मैं थोड़ा ढंग से बना दे रहा हूं, तो यहां पे जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर एक्चुअली बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कप। और यही जो कप से इतना दूर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी का नाम है क्या, बोमेंस कैप्सूल। इसी का नाम है। और नीचे
इधर लिखता हूँ। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल डन। बोमेंस कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल इंड में ही क्या बताया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रोक्सिमल इंड में है कन्वोल्यूटेड, मतलब मैं क्या बोला, जिगजैग लाइक होगा, टेढ़ा मेरा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए नाम क्या पड़ा है, ट्यूब्यूल। फिर यही क्या होगा, नीचे आएगा। अब देखिए पीसीटी यहीं तक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म। एक काम करूं, पेन ही चेंज कर दे रहा हूं। ये हो गया पी सी टी, और टेढ़ा मेरा। तो ये जो येलो वाला बना है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां से यहां तक का पार्ट क्या है, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर, ये दोनों यहां तक का कौन नेफ्रॉन हो गया, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन। प्रोक्सिमल नेफ्रॉन में ये दोनों बात किए थे। अब डिस्टल नेफ्रॉन की जो बात कर रहे हैं, डिस्टल दूर डिस्टल, लेकिन डिस्टल से पहले एक और बात किए थे, क्या, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में दो को बात किया, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो यही लूप ऑफ हेनले यहां से कंटिन्यू होगा। तो लूप ऑफ हेनले में शुरू में मोटका पार्ट, मोटा वाला नहीं, और अचानक से ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, लूप ऑफ हेनले। ये दोनों डिसेंडिंग लूप में ही आएगा, मोटा और पतला वाला पार्ट दोनों डिसेंडिंग लूप में ही आएगा। और यही पतला वाला पार्ट फिर ऊपर घूम जाता है ऊपर, और जैसे ऊपर गया तो इसको बोलता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर ये अचानक से मोटा हो जाता है। ये जो उजला वाला पार्ट बना है ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये पूरा उजला वाला पार्ट क्या दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले। बस अंतर क्या है कि नीचे की ओर आएगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग, और ऊपर जाएगा तो असेंडिंग। ऊपर नीचे का यहाँ पे कहानी होगा, जैसे ये नीचे आ रहा है इधर, यहाँ एक्चुअली एरो नीचे कर रहे हैं, ये जो यूरिन बनेगा तो इधर आएगा, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक, और ऊपर जो गया उजला वाला पार्ट, यहां से यहां तक ऊपर गया तो क्या नाम देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। क्लियर है। तो डिसेंडिंग असेंडिंग का बात किया। अब जैसे ऊपर गया, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये क्या हो गया, थोड़ा दूर वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो इसी का नाम क्या पड़ेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम पड़ेगा इसका, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो लिख देता है डीसीटी है। तो नेफ्रॉन का पार्ट यहीं तक है, हम लोग जो नेफ्रॉन की बात करते हैं बस नेफ्रॉन यहीं तक है। बोमेंस कैप्सूल, येलो वाला पार्ट प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उजला वाला जो पूरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले, इधर डिसेंडिंग इधर असेंडिंग। और देन जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यही फाइनली आएगा डीसीटी, किससे जाके मिल जाएगा, इधर होगा कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से ढेर सारा हो सकता है जुड़ा रहे नेफ्रॉन, नहीं, इसका नाम है सी डी, कलेक्टिंग डक्ट। हो सकता है इधर वाला भी आके जुड़ा होगा, किससे, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है। ढेर सारा नेफ्रॉन जुड़ा हो सकता है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। नहीं, जस्ट मैंने दिखा दिया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो कलेक्टिंग डक्ट ऐसा भी हो सकता है, दूसरा भी कलेक्टिंग डक्ट किसी और साइड से आएगा, और जैसे कलेक्टिंग डक्ट आके दो गो जुड़ा, दो गो जुड़ के क्या बन गया, एगो, जगह नहीं है नहीं तो उसी सेम खींचते, तो इसी को बोलता है डक्ट ऑफ बिलानी। क्या नाम देता है, डक्ट ऑफ बिलानी। बिला गया, दो गो मिल के एगो हो गया। नहीं, तो ये जस्ट एक क्या है, नेफ्रॉन का मैंने पार्ट बताया। तो जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन इपिथेलियम का बना होता है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन के बारे में क्या बात करूं, तो ये नेफ्रॉन किसका स्ट्रक्चर है, इपिथेलियम का। और जैसा मैंने कि बताया कि नेफ्रॉन का अगर लेंथ की बात करूं, लेंथ, तो पूरा नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। नेफ्रॉन का लेंथ अगर यहां से लेके यहां तक का बात करना होगा तब, तो ये जो लेंथ है पूरा, यही क्या लेंथ,
और क्या बताया, 3 सेंटीमीटर की बात करेंगे, 3 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर सीएम नहीं। थिकनेस, थिकनेस क्या बताया, 20 to 16 माइक्रोन। तो देखिए कहीं पतला है, लूपा पहले में नीचे पतला, कहीं मोटा भी है, तो इसीलिए इसका क्या बताया 20 to 16 माइक्रोन होता है। इस तरह का जो नेफ्रॉन है ये हमारे किडनी में, एक किडनी की जो बात करेंगे तो 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद है। कितना नेफ्रॉन मौजूद है, 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारे किडनी में मौजूद होता है। अब यही जो किडनी है, अब क्या आ गया कि ब्लड तो कहीं दिखा नहीं, ब्लड सप्लाई, तो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है कप से, इसी में आता है हमारा ब्लड। ब्लड लेके आएगा आर्टरी, जाता भी है आर्टरी, नेफ्रॉन है किडनी नहीं है, आता भी आर्टरी, लाने वाला आर्टरी मोटका और ले जाने वाला पतरका। और यही आर्टरी जो बोमेंस कैप्सूल में ये टूट जाता है पैरेलली, इसी का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, ये जो आर्टरी वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस। कहाँ लिखूं, जगह जगह जगह, रुक जाओ, जगह ग्लोमेरुलस इधर लिख दो। क्या लिखूंगा, ग्लोमेरुलस। देखिए ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के बोलता है माल्फिजन कॉर्पसल्स। मतलब इतना दूर का पार्ट बात करें, ये जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है और ये पूरा मिला दे तो ये पूरा पार्ट इतना दूर का क्या कहलाएगा, माल्फिजन कॉर्पसल्स कहलाएगा। दोनों को मिला के टर्म यूज होता है माल्फिजन कॉर्पसल्स। तो ग्लोमेरुलस के पास है बोमेंस कैप्सूल, या यूं कहिए कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के पास हो जाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर कंटिन्यू हो गया, डिसेंडिंग लूप पर फैल ले, फिर असेंडिंग लूप पर फैल ले, नहीं, फिर क्या बात की, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहीं तक क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा नेफ्रॉन इपिथेलियम का बना होता है। बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो 2 वाल बन गया, डबल वाला स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, नहीं, कप के सब तरह दिख रहा है। 2 वाल कैसे बना, आपको पता है कि अंदर धस चुका है, तो इसीलिए बोमेंस कैप्सूल की जो बात करते हैं ये क्या है, डबल वाल स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोमेरुलस इसमें ब्लड सप्लाई किया हुआ है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल मिला के क्या बोलेंगे, माल्फिजन कॉर्पसल्स। नहीं तो दोनों को मिला के कैसे 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 करूं, अलग से बना लेता हूं, कितना एक के को घिच पिट करेंगे, इस कलर से बनाए। ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये बोमेंस कैप्सूल ऐसा बनाया था अभी, नहीं, सिर्फ बोमेंस कैप्सूल बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। और जो ब्लड सप्लाई हुआ है, ब्लड निकला भी है, लाने वाला मोटा था, ले जाने वाला पतला है, दोनों आर्टरी है, और इसमें पैरेलली टूट गया। तो यही जो ब्लड सप्लाई है इसी का नाम क्या बताया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसके अलावा जो हम लोग बात करें और क्या, बोमेंस कैप्सूल कौन है, ये वाला, क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। और यही दोनों को मिला के क्या बोलना हो, क्या बोलना है, ये दोनों को मिला के बोला जाता है, जगह नहीं है तो इधर खींच के लिख रहा है, क्या बोलेंगे बच्चों, माल, माल पीआई जीएन कैप्सूल, या नहीं कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, माल्फिजन कॉर्पसल्स, क्लियर है, माल्फिजन कॉर्पसल्स इसको बोला जाएगा। और जैसा कि बोला, लाने वाला मोटा, ला रहा है इधर से ब्लड, ले जा रहा है इधर से, तो लाने वाला जो है इसका डायमीटर अगर देखिएगा तो ये मोटा होता है, और ले जाने वाले का डायमीटर पतला होता है। तो लाने वाला भी आर्टरी है, इसका नाम दिया जाता है क्या, आया एफरेंट। एफरेंट आर्टरी का छोटा है, आर्टरी का बच्चा, और ले जाने वाला एफरेंट, क्लियर है, एफरेंट आर्ट्रियोल और
एफरेंट आर्ट्रियोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो माल्फिजन कॉर्पसल्स हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, और जो बोमेन्स कैप्सूल का इनर साइड है, तो मैंने बताया कि किसका बना होगा, एस्क्वामस का बना होता है। तो यही जो इसका जो सेल है, इसको कवर किया हुआ रहता है कहीं कहीं, और ये जो इस तरह से कवर किया रहता है, इसका नाम है पोडोसाइट सेल। लेकिन क्या है, 3D में है, ये 2D में बनाया है, तो बहुत अच्छा नहीं बनाया है। तो जरा समझिएगा कैसे बनाया है, जरा सा इसको समझने वाला बात है कि कैसे बनाया है, ये चीज समझिएगा। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए ब्लड कैपिलरी की बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड कैपिलरी, मतलब जो एफरेंट आर्ट्रियोल गया फिर कैपिलरी में टूटा है ये, और ये बोमेन्स कैप्सूल का पार्ट है, तो कप शेप है। तो एक कप शेप में कुछ सेल जो होता है, इसको कवर किया रहता है चारों साइड से। ये जो सेल है पोडोसाइट सेल, क्या नाम है, पोडोसाइट सेल, किसको कवर किया है, जो ब्लड वेसल्स गया है इसको कवर किया हुआ था, इसे चारों साइड से कवर करके रखा है। तो अब चारों साइड इसमें दिखाए कैसे, 2D का फिगर, 3D का जो चीज है 2D में बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये है, इसके ऊपर ऐसे दिखा दिए, तो वही हम भी किए, ये जो लाल लाल गया है अंदर से, ऊपर से हम खाली ओवरलैप कर दिए हम इसको, ठीक है। तो ये जो इस तरह से है, ये फ्लैट एस्क्वामस इपिथेलियम जो बना होता है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पोडोसाइट सेल। क्या बोलेंगे, ये जो खींचा हुआ है इसका नाम पोडोसाइट्स सेल होता है, नहीं। तो ये जो सेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ग्लोमेरुलस की जो बात करें तो पूरा बोमेन्स कैप्सूल जो सराउंडेड होता है फ्लैटेंड स्क्वामस इपिथेलियम होता है, और उसी फ्लैट स्क्वामस इपिथेलियम में वैसा स्क्वामस इपिथेलियम जो ब्लड कैपिलरी को कवर किया हुआ है, तो उसका नाम क्या दिया, पोडोसाइट सेल। तो यहाँ पे स्क्वामस इपिथेलियम होता है अंदर से, अंदर से कहाँ बनाओ कहाँ बनाओ, यही पोडोसाइट सेल भी स्क्वामस ही है। इसमें क्या है, फ्लैट, इसमें क्या है, फ्लैट स्क्वामस इपिथेलियम, नहीं, और वो पोडोसाइट सेल। एक्चुअल में जो ब्लड कैपिलरी में जो है, तो ब्लड सप्लाई तो कैपिलरी में होगा, अब पोडोसाइट सेल ऐसे घिरे हुए हैं, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यही बनाता है। तो अंदर का पोडो ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके कहाँ आएगा, पोडोसाइट सेल, और फिर इससे फिल्टर होके बाहर आएगा। तो इससे जो फिल्टर होके जो भी बाहर आएगा आफ्टर फिल्ट्रेट इसमें आएगा, नहीं, तो ये फिल्ट्रेट कहलाएगा। तो पोडोसाइट सेल क्या करता है, फिल्ट्रेशन करवाने में हेल्पफुल कर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है पोडोसाइट सेल सब का, जो हम लोग बात करते हैं। जैसे एक फिगर में आपको दिखाऊं अगर, आगे तक यही है, ये देखिए यही पे जो दिख रहा है आपको, ये फिगर जो दिख रहा है अंदर, देखिए हमारा जो ब्लड कैपिलरी होता है वो परफोरेटेड होता है, बहुत सारा उसमें छेद है, और ये जो आपको वायलेट जैसा दिख रहा है फिंगर लाइक, क्या है, इधर से सेल आया, इधर से सेल आया, ऐसे करके जुड़ गया, दिख रहा है। तो ये जो आपको बाहर से दिख रहा है ये क्या है, पोडोसाइट सेल, और यही पोडोसाइट सेल फिंगर लाइक जो है, तो यही कहाँ पे मिलेगा आपको, ग्लोमेरुलस में मिलेगा, और ये फिंगर लाइक बनाया हुआ है। नहीं, नेक की जो बात करें, नेफ्रॉन का नेक, जैसे नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल के जस्ट नीचे आइएगा तो नेक रीजन कहलाता है, तो वहां पे ढेर सारा क्या मौजूद होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम। नेफ्रॉन में जैसे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ढेर सारा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ, ये भी इपिथेलियम, पूरा नेफ्रॉन है इपिथेलियम का है। अब सिलिएटेड है तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा, सिलिया सब मौजूद होगा। तो इस जगह का अगर टिश्यू लिखो तो क्या लिखेंगे, सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। तो यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम सब मौजूद होता है। अब क्या है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो बना हुआ तो इपिथेलियम सेल का है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो प्रोक्सिमल है तो टेढ़ा मेरा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन है, अप डाउन होने के कारण सरफेस एरिया तो बढ़ा के रखा ही है, प्लस इसमें माइक्रोविलाई भी होता है, छोटा छोटा प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें, इसमें ढेर सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें, सरफेस एरिया और क्या हो गया, बढ़ गया, और सिर्फ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, सिलिएटेड भी है, तो सरफेस एरिया को क्या करेगा,
और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। कुछ चीज है जिसको एक्टिवली करवाना है ना, कुछ चीज है जिसको पैसिवली भी करवाते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो एपिथेलियम सेल है, ये रीजन है स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल हो गया। इसी में क्या बताया कि माइक्रोबिलाई सब प्रेजेंट होगा, और उस पर सिलिया भी प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिलिया सब प्रेजेंट होने के कारण सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा क्या हो गया कि बढ़ गया। लूप ऑफ हेनले में आइए। लूप ऑफ हेनले में जो बात करें तो प्रोक्सिमल पार्ट ये हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो बात करें तो एगो मोटा फिर नीचे पतला वाला पार्ट, एगो मोटका। तो जहां भी मोटा पार्ट है वहां क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। कैसा होता है? एपिथेलियम। पूरे नेफ्रॉन में जहां भी मोटा है वहां क्यूब है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। कैसा होगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। नेफ्रॉन का जो बात करें लूप ऑफ हेनले में, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी दोनों के बीच का पार्ट, पीसीटी और डीसीटी का पार्ट क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। नीचे आया तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो क्यूबाइडल मोटका वाला पार्ट यहां भी है तो क्यूबाइडल नहीं, और जो पतरका वाला पार्ट है तो सिंपल या फ्लैट भी लिख सकते थे, सिंपल स्क्वामस इपीथेलियम। तो जहां भी मोटका वाला पार्ट है वहां पे उठा के क्या लगा देना है? क्यूबाइडल वाला पार्ट लगा देना है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखिए, असेंडिंग में क्या है, पहले पतला, फिर अचानक से क्या हो गया, मोटा वाला पार्ट। तो पतला वाला वही एपिथेलियम का सिंपल वाला, और मोटा वाला पार्ट क्यूबाइडल का। और फिर क्या आ जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर क्या आएगा? जैसे ऊपर आएंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिल जाएगा आपको। अब क्या मिल गया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी मोटके वाला पार्ट है तो इसको भी क्या लिखेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। ये इसका हिस्टोलॉजी हो गया, ये इसका नेफ्रॉन का हिस्टोलॉजी हो गया। और फाइनली कहाँ चला जाएगा डीसीटी के बाद? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ढेर सारा मिलके क्या बनाएगा? डक्ट ऑफ बिलानी। डक्ट ऑफ बिलानी कहाँ जाके खुलेगा? रेनल पेपिला में। रेनल पेपिला कहाँ खुलेगा? माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रेनल पेल्विस, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लडर, और देन डन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अगले क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखिए कहाँ तक खींच दिया, पता भी है? चलिए आगे आइए, आगे आइए। ये सब हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नेफ्रॉन का पार्ट सब हो गया, पोडोसाइट सेल वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो चुका है। डॉक्टर बिलानी सब बता दिए। नेक्स्ट क्लास। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक पहले जाके घर एक बार